हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, चलो कल की प्रैक्टिस की पहले बताओ, हो रहे रन? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है पहले मुझे ये बता दो, फिर जब मैं टॉपिक बताऊं तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं। और बहुत बार क्या होता है ना, जब मैं आपसे प्रॉब्लम पूछता हूँ ऑनलाइन वालों को ये समझ में नहीं आता किसने क्या पूछा, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं मैं क्या बताता हूँ। ओके, तो मुझे बताओ पहले क्या क्या प्रॉब्लम है, हम लिख लेते हैं। डोंट वरी, नाम नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन फनी रहा तो पुल लिखूंगा, उसके बिना नहीं। बोलो क्या हुआ था पहले, जो आपने फेस किया इशू मुझे बता रहे थे ना आप वो। ओके, जस्ट इन्होंने ट्राई क्या किया देखो, माउंट सिंगल पार्टीशन इनटू टू लोकेशन करता हूं, ठीक है। आफ्टर क्या हुआ, हाँ, अनमाउंट करने के बाद डिलीट हो गई। ओके, जस्ट व्हेन अनमाउंट, जब इन्होंने अनमाउंट किया, व्हेन अनमाउंट डेटा इन रेड, ठीक है। जब आपने रेड को अनमाउंट किया तो क्या हो गया, हाँ, नहीं अनमाउंट करने के बाद नहीं मिलेगा ना, वो चला जाएगा अनमाउंट से। हाँ, अनमाउंट करने के बाद वो आएगा, अनमाउंट करने से तो चला जाएगा। और कुछ हुआ है तो बताओ और भी। जस्ट आपके पास आता हूँ, जस्ट मिनट, एक बार ये क्या है ना, डाउट लिख लेते हैं फिर आपके पास आता हूँ। हाँ, तो माउंट करने के बाद दिखता है, अनमाउंट करने के बाद वो दिखना बंद हो जाएगा, जैसे कल हमने किया था। चलो आज भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप बताओ क्या हुआ था, अनमाउंट किया, ओके, मतलब माउंटेड ही नहीं ऐसे दिखा रहा था। और LSBL के में वो लिस्ट में माउंटेड दिखा रहा था, नहीं ना, फिर वो माउंट ही नहीं हुआ है। आपका डेटा आया उसमें कि नहीं आया, हाँ, नॉट माउंट था कि कांट अनमाउंट था, ऐसा कुछ एरर का फोटो कुछ है, नहीं फोटो कुछ निकाला था, है तो बताओ ना, थोड़ा सा क्लियर होगा, आपने फोटोग्राफ निकाला है तो। जस्ट ऑनलाइन यूजर्स, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो एक बार पोस्ट कर दो, ताकि हम टॉपिक शुरू करें तो मैं उसमें आपको ये पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। आपकी तरफ है क्या कोई प्रॉब्लम गर्ल्स, यू माउंट होने नॉट माउंटेड, हाँ, एक मिनट, हाँ, ऑफलाइन यूजर्स जस्ट वेट, यस ऑनलाइन बताना क्या हुआ, एरर कुछ दिखा रहा था, क्या दिखाया था, जस्ट मिनट, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, अब बताना कौन सा एरर, कोड एरर, ओके, आपने कुछ फोटो कुछ निकाला था उसका, नहीं, ओके जस्ट मिनट, आपका डेटा ना माउंट ही नहीं हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है प्रैक्टिकली।
ले लो, वो माउंट ही नहीं हुआ। ओके तो चलो प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। ऑनलाइन यूजर्स, चलो आपका एरर मुझे समझ में आ गया, आपने क्या किया होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। गर्ल्स, आपका है कोई एरर कि नहीं है? आज है तो बता दो। होस्ट की वो कहाँ पे मिली थी? हाँ वो राइट कंट्रोल है हमारा होस्ट की, मतलब ये क्या इधर दिया हुआ है बॉटम पे? योर कीबोर्ड राइट कंट्रोल होस्ट की। वही होस्ट की राइट कंट्रोल प्रेस करना, ओनली राइट कंट्रोल। चलो फिर सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से ना। ना सबसे पहले पार्टीशन बनाना है तो लिस्ट ब्लॉक डिवाइस HDB मिला, चलो एफ डिस्क /dev/HDB। यस बोलो बोलो। सर ये जो लास्ट में SR0 टर्मिनल पे है। कौन सा वाला SR0? ये वाला यस सर। हाँ नहीं, सर, ये हमारी ISO ये फाइल है। रूम के बाद रन डिवाइस रूट RHEL नहीं आ यस रहा है। यस यस, वो छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं हमें, वो हमारी ISO फाइल है जिससे इंस्टॉलेशन किया। कौन सी? हाँ है। सर 1 GB करके आ रहा है 8 GB के जगह। हाँ छोड़ दो, उसका कोई लेना देना नहीं। HDB आ रहा है ना, लेकिन HDB और HDB1 आ रहा है। यस यस, वो और 1 ये वाले को वो इग्नोर सर कर माउंट दो, नहीं हो रहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं हमें। जो मैंने 5 बनाया था हाँ 1 GB का, हाँ वो पुणे में सर माउंट नहीं हो रहा था। देखो आपने गलती किया, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। ओके जस्ट वेट करना। चलो सबसे पहले मैं न्यू करता हूँ, एंटर। अब प्राइमरी चाहिए कि एक्सटेंडेड? प्राइमरी, पार्टीशन नंबर फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट, लास्ट सेक्टर तो +1G 1 लिखा मैंने सिर्फ। अब देखो साइज कितनी ले बेटा, 1 KB, तो डिलीट कर दो, डी से डिलीट, प्रिंट कुछ नहीं है, न्यू, एंटर 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 +1G, ठीक है एंटर, बन गया पार्टीशन। W से सेव कर दो। अब क्या करना है, MKFS मेक फाइल सिस्टम, इस बार ext4 करते हैं और फॉर्मेट किसे करना है, dev/HDB1 को, ठीक है। अब ये जो HDB1 बना है हो गया फॉर्मेट, माउंट करना है तो mkdir, और मैंने एक फोल्डर बनाया टेस्ट, इसमें माउंट करना है। अब मैंने लिखा माउंट dev/HDB1 और /टेस्ट, हो गया माउंट। अब माउंट हुआ कि नहीं, यहां से देखो हो गया। अब ये माउंट होने के बाद लास्ट वन आपको देखने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, इनफ है इतना, बस क्या, ठीक है। चलो फिर से आगे शुरू करते हैं। तो फिर हमने इसे माउंट कर दिया, अब ये टेम्पररी माउंट है, परमानेंट करना है तो vim etc fstack, एंटर, गो टू द एंड ऑफ द लाइन, सबसे लास्ट में आ जाओ, इंसर्ट मोड, एंटर, /dev/HDB1, माउंट कहाँ पे करना है, फाइल सिस्टम ext4 defaults and 0 space 0, बस एवरीथिंग सेट, राइट एंड क्विट, हो गया परमानेंट माउंट। अब देखो जो लोगों ने गलतियां की वो मैं एक बार आपको समझाऊं। पहले तो कुछ लोगों ने ऐसे डिस्क बनाई, एफ डिस्क /dev/HDB, यहाँ पे आ गई, प्रिंट किया, हाँ है, न्यू, प्राइमरी, पार्टीशन नंबर 2 फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट लास्ट सेक्टर, प्लस कुछ लोगों ने यहाँ पे स्पेस दिया था, यहाँ पे नहीं दिया करते, वहां पे 1 GB लिखोगे तो नहीं चलेगा, ये मैं बना लेता हूँ 2G का, देखो बन गया, W से सेव किया,
अब देखो कुछ लोगों ने डायरेक्ट शुरू कर दिया, माउंट करना है इसे पुणे में, MKDIR और पुणे, ठीक है। अब फोल्डर तो बनाया, अब माउंट करते हैं /dev/sdb2 और माउंट किधर करना है, पुणे में, और वो माउंट ही नहीं होता। ओके, तो जो आपको कोड एरर आया था ना ऑनलाइन यूजर, वो ये था भाई, उसको फॉर्मेट तो करो पहले, राइट, पहले फॉर्मेट करो, जब तक फाइल सिस्टम ही नहीं हो माउंट ही नहीं होगा। ओके, और ऑफलाइन आपको जो एरर आया वो क्या था, देखो अब ये माउंट हुआ क्या, नहीं हुआ। आपने सही से फाइल सिस्टम क्रिएट कर ली थी कुछ ऐसे mkfs.xfs से, और dev/sdb1 था आपके पास, यहाँ पे 2 इतना ही फर्क है, बन गई। अब आपको इसको माउंट करना है पुणे में, अभी तक माउंट है क्या, नहीं, बट आपने इसको माउंट ही ऐसे कर दिया, बेचारे को माउंट हो जा पुणे में, बट कौन कैसे, आप ये बताना इसे भूल गए, dev/sdb1, ओके, और वो माउंट ही नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया कि वो हो गया माउंट समझ के पुणे में गए, ओके, और पुणे में आने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर आपने कुछ कंटेंट बना दिए, जैसे कि सिटी, और वो बना दिए 1 से लेके 5। अब देखो सिटी बन गई, फिर आप बाहर आ गए और फिर सोचा इसको अनमाउंट कर दो, बट वो तो माउंट ही नहीं हुआ था, फिर आपको एरर ये देने लगा। सिर्फ गलती कहाँ पे हुई आपकी, ये यहाँ पे ना आप पुणे को ये बताना भूल गए पुणे में माउंट किसे करना है, और जो डेटा बनाया ना वो बिना माउंट किए बनाया गया, दैट्स वाई वो माउंट हुआ ही नहीं था, इसलिए अनमाउंट वो भी नहीं हुआ। चलो अब फिर से पुणे में जो कुछ है रिमूव करता हूँ, आरएम ऑप्शन RVF। हाँ, कुछ लोग ये भी सोच रहे थे ना कल, यार उसमें डेटा होगा और फिर हम माउंट करेंगे, तो चलो वो भी कर लेते हैं, माउंट /dev/sdb2 को माउंट करना है इनटू अ पुणे। अब देखो पुणे में क्या है, कुछ नहीं है, मैंने कहा था पुणे का डेटा चला जाएगा क्योंकि उसमें माउंट हो गया, और अनमाउंट करोगे पुणे को। अब देखो पुणे में आ गया, बट ऐसा मैंने करके नहीं दिखाया था कल, क्योंकि ऐसे कर देता ना तो बड़े लोग कंफ्यूज होते, कुछ लोग कह देंगे यार माउंट करने के बाद डिस्क का डेटा आता है, सही है ना, अब कहोगे अनमाउंट करने के बाद भी डेटा आता है, बट डेटा आया कौन सा, वो पुणे में पहले से था, वो आया, तो इसलिए मैंने कल भी नहीं बताया था, और मुझे लगता है आज भी आपको समझ में नहीं आया एक्चुअल हुआ क्या। पुणे में क्या था पहले देखो, पुणे में कोई माउंटेड नहीं है, पुणे एक नॉर्मल फोल्डर है क्या वो माउंटेड, नहीं, पुणे में मैंने फोल्डर बना दिए, अभी है 5 फोल्डर। अब देखो मैं माउंट कर रहा हूं dev/sdb2 को, कहां पे, पुणे में। अब देखो पुणे में क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि पुणे में तो डिस्क माउंटेड है ना, उसमें कुछ नहीं है, ओके। और अब आप बनाओगे पुणे में जाके cd/पुणे, और यहाँ पे देखोगे क्या है, कुछ नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ फाइल बनाई, टच नोट 1.5.txt, देखो कहाँ पे बन गई, पुणे में, बट पुणे में माउंटेड कौन है, वो पार्टीशन। फिर इसे अनमाउंट कर दो, और देखो पुणे के अंदर रह के अनमाउंट मत बोलना उसे, देखो मैं कहता हूँ मैं खुद पुणे में और उसे कह रहा हूँ अनमाउंट हो जा, वो बोलता टारगेट बिजी हो गया, आप बाहर आओ पहले, और अब कहो उसे अनमाउंट कर ले। अब देखो पुणे में क्या है, क्या होगा पुणे में पता है, सिटी होंगी, हमने जो बनाया वो डेटा कहाँ पे चला गया, पार्टीशन में। मतलब जो माउंट करते हो वो आपको पुणे में दिखेगा, इसलिए ज्यादातर कभी ये गलती ना करना, जिसमें पहले से डेटा है उसमें कभी माउंट ही ना करना, एक खाली फोल्डर में माउंट कर दो, ओके। तो जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, ये बातें फिर से आपकी क्लियर होने लगेंगी, बट इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलो। यस, वो भी कर सकते हैं। चलो अब फिर से इसको क्लीन कर देते हैं। अब हमारे पास कितने पार्टीशन है, 2, ओके। अब देखो मैंने इसे फॉर्मेट किया था, आपको भी याद है, और मुझे इसको माउंट करना था, पुणे में डेटा है तो मैं पुणे में चॉइस नहीं करूंगा, मैं कुछ और बनाऊंगा, तो MKDIR और एक नया फोल्डर बनाते हैं, क्या नाम दे दूं, test2, ठीक है, test2 में माउंट करेंगे। बट ऐसे समझो ये जो 2 है इसको माउंट करना, इसमें डेटा भी है, राइट, हमने अभी नोट बनाया था ना वो,
वो तो टेस्ट HDB2 में ही है, उसे यहाँ पे माउंट करना है। बट प्रॉब्लम ये है ना, मैं फाइल सिस्टम ही भूल गया। कौन सी थी उसकी फाइल सिस्टम, आई डोंट नो। HDB4 था, सॉरी ext4 था कि XFS था, कोई आइडिया नहीं है मुझे। या फिर ऐसे हुआ है कि यहाँ पे हमारा पुराना इंजीनियर काम करता था, उसने वहां पे डेटा भी रखा है, सब है, लेकिन वो पार्टीशन माउंटेड ही नहीं है। अब माउंट करना है तो मैं टेम्पररी माउंट कर सकता हूँ इसे, माउंट dev/HDB2 और स्पेस test2। यहां से मुझे ये तो पता चलेगा डिस्क में तो डेटा है, बट उसमें फाइल सिस्टम कौन सी है। और जब तक फाइल सिस्टम पता नहीं, मैं माउंट कैसे करूं परमानेंट, क्योंकि परमानेंट माउंटिंग में देखो आपको ये तो बताना पड़ता है fstab में कि आपकी फाइल सिस्टम कौन सी है। फाइल सिस्टम गलत लिखोगे तो ये माउंटिंग नहीं हो सकती। देखो गलत लिखते तो क्या होता है, dev/HDB2, इसे कहते हैं test2 में माउंट का। मेरी फाइल सिस्टम में ext4 है और डिफॉल्ट्स एंड 0 स्पेस 0। अब देखते ये होता है क्या, अब ये काम करता है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। पहले तो test2 को अनमाउंट करो, किया। अब LSVL के में देखो नहीं दिखता है वो, अब चलाओ माउंट हैपन A, आपने सही रिकॉर्ड दिया तो माउंट हो जाएगा, बट देखो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो आपको बता रहा है फाइल सिस्टम ही आपकी बैड है, क्योंकि हमने गलत फाइल सिस्टम दी है और सही कौन सी है नहीं पता। तो देखो ये कैसे ढूंढनी है, आप कमांड चलाओगे blk id ब्लॉक id, और फिर जिसकी फाइल सिस्टम नहीं पता उसका नाम लिखो dev/HDB2। कौन सी है, XFS, और यहाँ पे एक आईडी दिखाया है, ये क्या है, UUID, इट्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल यूनिक आईडी। यूनिवर्सल का मतलब क्या, पूरी दुनिया में ये यूनिक आईडी है, जो आपको मिला है दुनिया में किसी और के पास नहीं है, ना कभी मिलेगा। ओके, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल यूनिक आईडी। देखो मुझे पता है आप ज्यादा स्मार्ट हो, आपको ये कैसे पॉसिबल है है ना, किसी के पास भी तो हो सकता है ना, लेकिन भाई कभी नहीं हो सकता, इसलिए तो यूनिवर्सल का है। ओके, नहीं तो उसे यूआईडी कह देते, यूआईडी मतलब हमारी सिस्टम में यूनिक है। जैसे हमारे यूजर को आईडी था, मान लो 1001, वो हमारी सिस्टम में यूनिक था ना, दूसरे के सिस्टम में हो सकता था वो, तो इसलिए उसको यूयूआईडी नहीं कहा, बट ये यूयूआईडी है, यूनिवर्सल यूनिक है। पॉसिबल है ना यूनिवर्सल यूनिक आना कि नहीं है, हाँ मे बी। देखो सीसेने चल रहा है ना, राइट ना, एनआईसी कार्ड भी पता है, एनआईसी क्या था वो, हुआ है मुझे पता है, एनआईसी कार्ड, लाइन कार्ड, इथरनेट कार्ड, ओके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और जैसे आपके कंप्यूटर को आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही कुछ यूनिक आईडी उसको होता है, क्या कहते हैं उसे, मैक एड्रेस। कितने बिट का होता है, 48 बिट का, लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में। और मैक एड्रेस का आईडी पता है ना आपको, यूनिक होता है, कि ये भी नहीं पता, शायद नहीं पता है, छोड़ दो, जब सीसीएनए में आगे आएगा ना तब पता चलेगा। तो जो हमारे कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है ना, वो यूनिक होता है, और ये जो आईडी जनरेट होता है ना, ये मैक को कंबाइन करके होता है। जो आपके मैक एड्रेस को एड्रेस मिला एनआईसी कार्ड को, दुनिया में किसी और के पास कभी नहीं होता। दैट्स वाई समझ जाना, जो यूयूआईडी है वो सच में यूनिक है। ओके, इट्स यूनिक आईडी। देखो इन्होंने भी कह दिया लाइक अ मैक, ये सही है, वो मैक से ही जनरेट हुआ है। मैक का भी यूनिक आईडी जो होता है वर्ल्ड वाइड कॉमन होता है। और देखो यहाँ पे बहुत सारे, आई नो 20 to 30% हैकर बैठे हैं, हैकर को पकड़ने के लिए बहुत काम आता है मैक एड्रेस, क्योंकि आपका मैक एड्रेस एक बार मिल गया ना तो आप गए काम से। ओके, क्योंकि वो यूनिक होता है, वो कंपनी को पता होता है किसके नाम पे रजिस्टर है, क्योंकि मैक एड्रेस डुप्लीकेट नहीं होगा, आईपी एड्रेस डुप्लीकेट हो सकता है, मैक नहीं। चलो बाकी आगे देखते हो, तो हैकिंग में देखोगे आप। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यूयूआईडी, और मैं आया किसके लिए था,
फाइल सिस्टम के लिए, फाइल सिस्टम तो मिली, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। क्यों किया बाद में बताता हूँ। आ जाओ, यहाँ पे परमानेंट माउंट करने का प्लान है, VIM ETC fstab एंटर। अब इसे तो देखो, ये हमारा नहीं है पार्टीशन, ये OS का कोई है, बट उसने तो UUID से माउंट कर डाला है ना। फिर हमारे पास भी UUID है ना, हम लेके आए अभी कॉपी करके, हम भी पेस्ट करेंगे। ये नहीं चाहिए मुझे, कौन है ये, हटा दो। हाँ, हम भी UUID ट्राई करेंगे। हो गया। और ये ढूंढने के लिए आए थे, ये तो हमारा XFS है। हो गया। अब चलो ट्राई करते हैं, माउंट होता है क्या। तो चला देते माउंट -A, और शायद हो गया है। इस बार माउंटिंग किया, लेकिन कैसे, बाय यूजिंग यूनिवर्सल यूनिक आईडी। तो देखो, पार्टीशन नाम से भी माउंट हो सकता है, या फिर UUID से भी। ठीक है, चलो और एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं और उसे UUID से माउंट करते हैं। ठीक है, तो fdisk/dev/sdb एंटर प्रिंट, कितने हमारे पास, 2। एक नया बनाते, एंटर 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 प्लस 400 MB का, प्रिंट करो, बन गया न्यू, हो गया। W कर दो। फिर क्या हुआ, आप दोनों क्यों खुश हो आज। हाँ, MKDIR मेक डायरेक्टरी, नाम देते test3, और इसमें माउंट करेंगे, वो भी डायरेक्ट परमानेंट, बट पहले फॉर्मेट करना ना भूलना, mkfs.ext4, और माउंट फॉर्मेट करना है dev/sdb3 को, और ये फॉर्मेट हो गया। देखो UUID मिल गया, कॉपी कर लो, ना मिलता तो BL की आईडी से निकाल लेते। ओके, और फिर माउंट करना है परमानेंट, तो VIM ETC fstab एंटर कर दो। सबसे एंड लाइन पे आ जाओ, एंड ऑफ द लाइन एंटर कर दो, और यहाँ पे UID पेस्ट कर दो, हो गया पेस्ट। फिर यहाँ पे लिखते हैं कहाँ पे माउंट करना है, test3 में, फाइल सिस्टम ext4, देन डिफॉल्ट्स, और सब कलर देख के पता चलता है गलती हो गई है, शायद हमारा UUID देना इसे पसंद ना आया। कोलन, एक काम करते हैं, कोलन हटाते हैं, इक्वल टू करते हैं, हाँ सही है, कर दो से, मतलब देखो ऐसे भी चलता है, या फिर डबल कोट में लिखा तो भी चलता है, बट कोलन नहीं चलता है। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। LSBL के माउंटेड नहीं है, अब करते हैं माउंट, देखो आ गया क्या, हो गया। तो ये भी माउंट, चलो और एक माउंट करेंगे फाइनली। तो फिर से fdisk/dev/sdb प्रिंट 3 है। अब चौथा बनाएंगे तो कौन सा चाहिए हमें, एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड को हम फुल साइज दिया करते, देखो वो भी एक्सटेंडेड ले रहा है, एंटर एंटर एंटर, बस 6.6 का बना ये। इसको कभी यूटिलाइज नहीं करना, ये दिया ही किसके लिए है, एक्सटेंडेड बनाने के लिए, तो आप कहोगे इसको ही फॉर्मेट करके माउंट कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं देना। अब बाहर भी आओगे ना, यहाँ पे देखो W करता हूँ मैं, और इससे पूछ लेता हूँ LSBL के, देखो उसकी साइज क्या है, 1 KB, क्योंकि वो यूटिलाइज करने के लिए आपको दिया ही नहीं है, वो किसके लिए बना है, दूसरों को स्पेस देने के लिए। तो फिर fdisk में आ जाओ, फिर से न्यू करते, अब तो बनेगा लॉजिकल। अब उसने पूछा तो नहीं कौन सा चाहिए, उसने कहा ऑल प्राइमरी आर इन यूज, क्रिएट अ लॉजिकल पार्टीशन नंबर 5। फिर से फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट, लास्ट सेक्टर प्लस 600 MB का बनाते हैं, एंटर प्रिंट, देखो हो गए 5, W से सेव। अब LSBL के, अब इसे फॉर्मेट करोगे आप, एक्सटेंडेड को कभी फॉर्मेट नहीं किया जाता। अब mkfs.xfs/dev/sdb5 ले लो, इसका UID मिला है तो लेंगे ना, नहीं मिला तो पता है आपको कैसे निकालना है, BLK ID ब्लॉक ID, पार्टीशन का नाम dev/sdb5, ये रहा UUID, कॉपी इट, और यहाँ पे आ जाओ VIM ETC fstab, माउंट कहाँ पे करना, वो फोल्डर तक नहीं बनाया इस बार, है ना,
वो भूल गए हम, UID पेस्ट कर दो, फिर कहाँ पे माउंट करना है, टेस्ट 5 में कर देंगे, इसका नाम ही 5 है तो 5 फाइल सिस्टम XFS डिफॉल्ट्स एंड 0 स्पेस 0, सब कुछ सही है। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब देखो क्या मैंने टेस्ट 5 बनाया है, नहीं। अब इसे कहोगे माउंट हो जाए, हो ही नहीं सकता, टेस्ट 5 माउंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी एरर देना, ऐसे एरर आपको पढ़ने और ट्राई करना, इसको आप रिजॉल्व कर पाओ। और सक्सेसफुली आपको बता देता है माउंट पॉइंट ही नहीं तो किधर से माउंट करूं, तो बना दो ना mkdir टेस्ट 5, अब चला दो कमांड, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उससे, माउंट सक्सेसफुल। LSBL के हो गया। चलो फिर से एक बार बाहर, नाम डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो क्राउड कम होता जाएगा, ऑटोमेटिक जाएंगे वो, क्योंकि समझ में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। आ जाओ फिर से आ जाओ, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलो ऐसे भी हो सकता है पहली बार कोई लेट हुआ है, आई डोंट नो आप कौन थे, बट टाइम पे आना है। चलो हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टीशंस, ओके आ जाओ यहाँ पे। देखो कितने सारे माउंट किए हैं, सबको हटाना है तो आप सीधा उधर जाके डिलीट मत करना, जैसे आए थे ना वैसे ही निकालो इनको। सबसे पहले VIM ETC एपस्टैप, कितनी लाइन है, 3 और ऊपर वाली है ना, ये 4, 4 DD निकाल दिए, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब यू माउंट, मल्टीपल को एक साथ अनमाउंट कर सकते हो, पहले टेस्ट, फिर टेस्ट 2, फिर टेस्ट 3, फिर टेस्ट 5 अनमाउंट। अब देखो फिर से LSBL के चले गए, अब ये टेस्ट वालों की जरूरत भी नहीं है, तो फिर चला दो आर्यम, सब टेस्ट गए जो बनाए थे, अब सिर्फ बचे पार्टीशन। अब जाओ वेब डिस्क में /dev/sdb प्रिंट, अब D फॉर डिलीट 5 नंबर डिलीट, D फॉर डिलीट 4 नंबर डिलीट, 3 नंबर डिलीट, 2 नंबर। अब एक ही बचा है, वो पूछेगा तक नहीं, सीधा डिलीट। देखो सब डिस्क खाली है, W से सेव, LSBL के बस डन। HDB 10 GB की थी, 10 GB की खाली है। और जब ऐसे पार्टीशन बनाते हो कुछ सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, परेशानी हो गई है, तो सबसे आसान क्या है, सीधा इसको रिस्टोर करवा दो। इसलिए तो स्नैपशॉट लेके रखा था, मैं तो आपको यार माउंट ही नहीं होता है, थक गया, आधे घंटे से प्रैक्टिस ही सर को पूछ के करूंगा, भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट करो, रिस्टोर कर दो ना, वो सब कुछ भूल जाएगा उसके साथ क्या किया आपने, वो फिर से शुरू होगा 0 से। तो ये सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। चलो फिर से मैं सिस्टम को स्टार्ट कर देता हूँ। चलो अब आज के टॉपिक को करें शुरू। क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा खुश हो बोलो। देखो हमेशा XFS यूज करने का, क्योंकि वो लेटेस्ट है। हाँ स्पीड की बात करोगे तो ये फास्ट है, हायर डिस्क को सपोर्ट करता है, ओके एक्सटेंड को सपोर्ट करता है, और वो सबसे अच्छा कि वो सबसे लेटेस्ट फाइल सिस्टम है। ext4 आया था 15-10 साल पहले। अब सोचो 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी और अभी 1-2 साल पहले की टेक्नोलॉजी, अपडेटेड कौन हो जाएगा, तो XFS। तो उसमें अच्छे फंक्शंस मिलेंगे, जैसे आपने देखा था विंडोज में FAT32 में 4 GB की एक फाइल डाल रहे थे, हो नहीं रही थी, फिर NTPC के बाद हो गया, बिकॉज NTPC इज द लेटेस्ट फाइल सिस्टम। सेम लाइक जब हम यहाँ पे देख रहे थे डिफरेंसेस, तो ext3 में देखा था आपने नियर अबाउट 16 GB की फाइल को सपोर्ट था, ओके ऐसा इसमें अनलिमिटेड सपोर्ट आ जाता है या फिर हायर आ जाता है। दैट्स व्हाई हमेशा क्या यूज करोगे, XFS। विंडोज है तो NTFS, ओके। अब बहुत बार ext4 यूज करना चाहिए क्या, इस पे भी आ जाओ, ओके। अब देखो ext4, अब बहुत बार होता क्या है ना कि आपके पास एक पुराना सर्वर है आपकी कंपनी का, जिसपे चल रहा है RHEL5, 20 साल पहले हुई चल रही है उस पे, और कंपनी ने नया लिया ही नहीं, पैसा देना पड़ेगा रेड हैट वालों को,
वो कर रहे हैं RHEL 5 पे काम, बहुत सारी कंपनी ऐसी है। अब दूसरा सर्वर तो आपका RHEL 9 पे चल रहा है। अब प्लान क्या है ना कि यहाँ से आप पेन ड्राइव में डेटा डालोगे और उसे पेस्ट करोगे इस पे। अब इसे कहोगे ext4 से पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लो, इट्स ओके, बट आपने कहा ना XFS से फॉर्मेट करो, ये तो कर देगा क्योंकि RHEL 9 है। अब यहाँ पे जाओगे RHEL 5 पे, XFS का पेन ड्राइव लेके, ये तो पेन ड्राइव को पहचानने से इनकार करेगा। ये जिस जमाने में आया था तब XFS था ही नहीं, इसे क्या पता कौन XFS है। तो फिर ऐसे कंडीशन में पेन ड्राइव को फॉर्मेट किससे करो, ext4 से, तब जाके इधर जाके वो कनेक्ट होगा। ओके, ext4 से फॉर्मेट करोगे, विंडोज वाला भी नहीं पहचानेगा उसे, विंडोज को भी कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि विंडोज को समझ में क्या आता है, NTFS। मतलब आपको जाना पड़ेगा एक तो फैट के साथ, फैट लिनक्स में भी चलता है, विंडोज में भी चलता है। ओके, बट ये पुराना है, लिनक्स वाले अपने सिस्टम के लिए इसे कभी यूज नहीं करते, बट कुछ कंडीशन में जरूरत पड़े तो आप फैट के साथ जा सकते हो, बिकॉज इट सपोर्टेबल फॉर बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड विंडोज। नहीं तो NTFS वाले को लिनक्स नहीं पहचानता और XFS वाले को विंडोज नहीं पहचानता। मतलब ये मैटर जब आएंगे तब आपको सोचना पड़ेगा कौन से बनाओगे, बट लिनक्स पे ही काम कर रहे हो, कोई विंडोज आपके पास है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड किसके साथ जाओ, XFS। चलो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब उसके बाद जाना पड़ेगा आपको ext4 के साथ, क्योंकि उसमें XFS था ही नहीं, इसलिए उसकी जरूरत पड़ेगी। चलो फिर, चलो और कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि पार्टीशन खत्म नहीं होने वाला, और 2 दिन लेने वाला है आपके। है क्या और कोई यहाँ तक डाउट? करे शुरू आगे। अब देखो, जब भी आप मार्केट से कंप्यूटर लेते हो तो सबकी चॉइस होती है मुझे ज्यादा से ज्यादा रैम मिले, है ना? पता नहीं क्यों, लेकिन रैम ज्यादा चाहिए। 90% लोगों को ये भी पता नहीं रैम करती क्या है, बट बोलते रैम ज्यादा चाहिए। रियलिटी है। ओके, मुझे बताओ तो सही, रैम का यूज क्या है और रैम ज्यादा होने से क्या होगा? जैसे कि मेरे पास ये एक कंप्यूटर है, इसमें 4 GB की रैम लगी है। ओके, और ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है जिसमें 32 GB की रैम लगी है। तो दोनों में कौन फास्ट चलेगा? हाँ, 32 GB वाला कि 4 GB वाला? 32। इन्होंने कहा प्रोसेसर पे डिपेंड होगा, प्रोसेसर भी सेम है, सब हार्डवेयर सेम है। हाँ हाँ, ऐसे मान लेती कि हमने जो लोड दिया ना, ओके, वो 3 GB का लोड है, इसकी 1 GB रैम फ्री है, ओके, और इसकी भी 1 GB फ्री है, 3 GB लोड है, तो फास्ट कौन चलेगा फिर भी? 4 GB। देखो कैसे कंफ्यूज होने लगे आप सब लोग, कुछ कह रहे 32 GB चलेगा, कुछ कहते 4 चलेगा, कोई नहीं चलेगा, दोनों सेम चलेंगे। ओके, ये तो फास्ट तब होगा ना जब रैम का लोड 4 GB से बढ़ने लगे, फिर ये कम होता जाएगा। ओके, और जिनको फिर भी कंफ्यूजन होता है, कुछ ऐसे समझो, भाई ये प्लैटिना है 100 सीसी की, और ये, हाँ, ये हाइबुसा है 1200 सीसी की। अब आप कहोगे दोनों को 40 से स्पीड से चलाएंगे और हाइबुसा ज्यादा भागेगी, भाई 40 की स्पीड से कैसे ज्यादा भागेगी? सेम तो चलेंगी ना, वो तो छोड़ दो, सेकेंडरी मैटर है। बट समझ में तो आ रहा है ना, दोनों सेम चलेंगी, बट आप कहोगे नहीं 150 से जाना है तो ये बेचारी पीछे रह जाएगी। सेम, आप लोड ही नहीं दे रहे हो, फिर कैसे कहोगे 32 वाला भागेगा या फिर 4 वाला? जब लोड ही नहीं है तो दोनों सेम चलेगी, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब चलो ये सब छोड़ दो, हमारा टॉपिक का इसका रिलेशन क्या था, हम इधर क्यों आए? तो देखो, आपकी सोच होती है रैम ज्यादा चाहिए, रैम ज्यादा होने से क्या होता है, आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, इतना तो पता है। तो देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 GB रैम है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी विंडोज चलती है ना, तो विंडोज एक ग्राफिकल हीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइट वेट नहीं है, बहुत ज्यादा हीवी है। वो 4 GB में से ना कम से कम 3 से 3.5 GB तो खुद के लिए यूज कर लेती है, उससे भी ज्यादा। बोलो,
यस यस, आप ज्यादा से ज्यादा टास्क कर पाओगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो 4 GB में से नियर अबाउट 3 से 3.5 GB किसने यूज कर लिया? आपकी विंडोज ने। मतलब जब भी वो स्टार्ट होती है सब प्रोग्राम लोड कहाँ पे होते हैं? रैम पे, राइट। जब आपकी रैम 3 GB फुल हो चुकी है तो आपके पास रिमेन कितनी है? 1 GB। अब आप यहाँ पे पेंट को शुरू करो तो क्या होगा? 1 GB में से मान लो 200 MB चली गई, फिर आपने वेलसी प्लेयर शुरू कर दिया और 200 MB चला गया, नोटपैड शुरू कर दिया और 100 MB चला गया, फिर एडोब रीडर चला दिया और 200 MB चला गया। अब तो कंडीशन ये है ना, कुछ ओपन मत करो, और किया तो आपका सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। फिर आ जाओगे मुझे एसटीडी डालनी पड़ेगी या रैम बढ़ानी पड़ेगी, वही सजेशन देते हैं लोग जब ऐसे सिस्टम हो जाते हैं। तो फिर मान लो और भी कोई यहाँ पे क्रोम ओपन करने जाओ तो अब सिस्टम की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब इससे ज्यादा लोड दोगे ना, आप कहोगे सिस्टम क्या हो गया? हैंग। बट जिसके पास 32 GB था ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास तो 4 GB का लोड है, वो तो और भी लोड वहां पे दे सकता है। बट ये भी याद रखना, प्रोसेसर भी हैंडल कर पाए उतना ही लोड देना, नहीं तो प्रोसेसर भी आपको हैंग कर सकता है ना। क्योंकि अब देखो मेरे सिस्टम में फिलहाल क्या कंडीशन है, तो टास्क मैनेजर और यहाँ पे परफॉर्मेंस में मिलेगा आपको, देखो रैम पे लोड है नियर अबाउट 7.4 GB। ओके, और सीपीयू का लोड देखेंगे तो सीपीयू पे कोई इतना लोड नहीं है, वो तो आराम से चल रहा है नियर अबाउट, फिर भी 50% के आसपास है। और भी मैं लोड बढ़ाता जाऊँ तो इस पे भी लोड बढ़ेगा, इस पे भी बढ़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के जो कंप्यूटर हैंग होते हैं ना, उसका रीजन क्या होता है? मेमोरी। आपकी मेमोरी जल्दी फुल हो जाया करती है, प्रोसेसर नहीं। ओके, तो मेमोरी फुल हो जाए तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, यदि आपका प्रोसेसर फुल हो जाए तो भी हैंग होगा। लेकिन आप लोगों के जो प्रोसेसर हैंग होते हैं ज्यादातर वो रीजन क्या होता है कि आपके सिस्टम में मेमोरी कम पड़ जाती है, प्रोसेसर तो होता है आपके पास। ओके, अब चलो मैं फिर से बैक आता हूं, तो ये क्लोज कर देते हैं। अब देखो ये तो समझ में है, ज्यादा रैम होने से ज्यादा लोड आप दे सकते हो, राइट। अब इसके बाद देखो, अब मैंने कितनी प्रोसेस शुरू की है? मान लो 6-7 है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप चल रहा है, कितना टाइम चलेगा? बैटरी बैकअप देखो, दिखाता है क्या? यहाँ पे क्लिक करो क्या? ये 69 है, तो मान लो 2 घंटा चलता है फॉर एग्जांपल, 69 पे अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। ओके, तो 2 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा? ये शट डाउन। अब ऐसे कुछ हुआ कि मैं इस पे काम कर रहा था और कुछ इमरजेंसी काम आ गया, मैं इसको ऐसे ही छोड़ के बाहर चला गया, 2 घंटे तक ना मैंने ना आपने इसे टच किया, तो मुझे बताओ क्या 2 घंटे के बाद ये बंद हो गया होगा? नहीं, क्यों? ये स्लीप पे चला जाएगा। ओके, अब देखो यदि हमारा लैपटॉप स्लीप पे जा सकता है तो सोचो ना ये प्रोग्राम क्यों नहीं? एडोब रीडर को ओपन किया था मान लो मैंने, पर आधे घंटे से तो उसको क्लिक भी नहीं किया, मेरे पास नोटपैड चल रहा है, स्टार्टिंग में नोटपैड को देखा था, उसके बाद तो हमने देखा ही नहीं, तो क्या ये स्लिप पे नहीं जा सकते? तो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम भी स्लिप पे जाने की फंक्शनलिटी आ चुकी है, ये भी स्लिप पे जाते हैं। और जब ये स्लिप पे जाते हैं तो देखा आपने कि लैपटॉप स्लिप पे जाता है तो रैम को जो पावर नहीं चाहिए वो कम कर देता है, डिस्प्ले का पावर सप्लाई बंद कर देता है, तो जहां पे 2 घंटा लैपटॉप चलने वाला था वो आराम से 3 घंटा चलेगा, राइट। क्योंकि वो जो यूज नहीं हो रहा है उसको यूटिलाइज करने से वो बचा लेता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो एडवांस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें हमारा सिस्टम क्या करता है जो भी ऐप स्लिप पे गए ना उनको उठाता है और इधर डाल देता है, ओके, इन अनदर वर्चुअल मेमोरी। और ये जो पेंट यहाँ से स्पेस रहा था ले रहा था, वो स्लिप पे जाने का स्पेस कहाँ से लेगा? फ्रॉम वर्चुअल रैम, यहाँ से। मतलब इसको यहाँ से उठाया और कहाँ पे डाल दिया उसने? अनदर वर्चुअल रैम में। अब आपका और भी कोई स्लिप पे गया हुआ ऐप है, उसे भी कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? यहाँ पे। इससे फायदा क्या हुआ? हमारी रैम तो खाली हो गई ना, हम और एक भी एक ओपन कर सकते हैं, फिर भी हमारा लैपटॉप हैंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसी फंक्शनलिटी ना होती तो ये हैंग हो जाता। और क्या होगा, जो स्लिप पे गया आपने उस पर ही क्लिक कर डाला, जैसे कि मेरा मान लो ये पेंट स्लिप पे गया, पेंट तो चल रहा है, नोटपैड स्लिप पे गया, मैंने इस पे क्लिक कर दिया,
तो देखो ये क्या करेगा, ये जो आपका ऐप स्लिप पे गया था उसको क्विकली यहाँ से उठाएगा और फिर से इधर ट्रांसफर कर देगा। और जो इधर से उधर जाने की प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इट्स अ स्वैपिंग प्रोसेस, है ना। मोबाइल में भी ऐसी बहुत सारी गेम्स होंगी, खेलिए क्या कभी स्वैपिंग्स? नहीं मिली? किसी मेले में जाते उधर भी होते हैं, वो सर्कल बना के बैठते हैं ऐसे और फिर बोलते हैं 10 रुपए लगाओ, पहचानो किसके नीचे डॉट है या कलर है, इधर से उधर स्वैप करते रहते हैं। देखा है ना, अलग अलग होंगे। ओके, सही बताया तो 10 रुपीज के 20 मिलेंगे, और जो आप कभी बता ही नहीं पाते हो। बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा। ओके, तो ये स्वैपिंग प्रोसेस है। तो आपके ऐप भी क्या हो रहा है यहाँ पे, एज पर द रिक्वायरमेंट स्वैप हो रहा है। और ये जो मेमोरी है वर्चुअली मिली हुई, इसे लोग कहते हैं इट्स अ स्वैपिंग मेमोरी या स्वैप मेमोरी। तो स्वैप मेमोरी क्या है देखो, तो स्वैप इज अ वन टाइप ऑफ वर्चुअल रैम, वन टाइप ऑफ वर्चुअल रैम ही है वो। ओके, एंड इट क्रिएट फ्रॉम हार्ड डिस्क स्पेस। ये कहां से क्रिएट होगी, हार्ड डिस्क के स्पेस से। ओके, सो एक्सपर्ट always recommended create your system swap approximately dual size of your physical RAM। इसकी साइज क्या होनी चाहिए, रैम से डबल होनी चाहिए। मतलब आपकी रैम यदि 2 GB की है, स्वैप कितने की चाहिए, 4। यदि ये 4 की, ये 8, ये 8 की, ये 16, राउंड फिगर में। ओके, मतलब 4 की आपने इसको 7.5 या 8.5 बना दिया तो चलेगा। बट कभी ये मत सोचना ये 4 है मैं इसको 400 बना दूंगा कितना फास्ट होगा, ऐसा नहीं होता। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली कितना चाहिए आपको, 12 साइज। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो, किती वेळ आहे, हो ठीक आहे 15-20 मिनिट। ओके ओके चालेल, ठीक है, ओके। तो चलिए आप इसे क्या कहोगे फिर, इट्स अ वर्चुअल रैम। सेकेंड, ये कहां से क्रिएट होती है, हार्ड डिस्क स्पेस से। और ये कितनी होनी चाहिए, तो जो फिजिकल रैम है उससे ड्यूअल साइज, मतलब डबल साइज। और वो भी ऐसा नहीं कि फिक्स, मैंने कहा है कितनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो बहुत ज्यादा हायर करने से भी फायदा नहीं होगा। इसका यूज क्या, सो इट सपोर्ट फिजिकल रैम when physical RAM is full। देखो सपोर्ट कब करती है, जब वो फुल होती है। नहीं तो आप कहोगे मेरे पास जो रैम है वो 32 GB की है, ओके, और इसमें 8 GB लोड है, तो 24 फ्री है, तो क्या डेटा स्वैप में जाएगा, नहीं जाएगा। जब ये फुल होगी तो ही जाएगा, रैम पे लोड नहीं है तो स्वैप में डाल के क्या करोगे। ओके, और आजकल देखो आप बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारे लोग कस्टमर ढूंढते रहते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे जाके मोबाइल चाहिए, और मोबाइल वाले कहते 8,000 रुपीज और सीधा 32 GB रैम मिलेगा, कस्टमर खुश। और नीचे टर्म कंडीशन पढ़ोगे तो कहते 4 GB रैम है, ऊपर से हमने 28 GB ना वर्चुअल रैम अटैच किया है। ये 28 आपका वर्चुअल रैम है, ये रियल रैम नहीं है। और दोनों की स्पीड में ना मान लो जमीन आसमान का फर्क है। तो कभी ऐसी एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव ना करना। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी रैम जो होती है ना बहुत ही फास्टर होती है, और हार्ड डिस्क जो होती है एसएसडी क्यों ना हो फिर भी बहुत स्लो है। ये रैम के स्पीड का मुकाबला हार्ड डिस्क आपकी कभी नहीं करेगी, क्योंकि स्पेस कहाँ से मिला है, हार्ड डिस्क से। बट ये भी ठीक है, हेवी लोड आता है तो स्लीपिंग के डालने के लिए अच्छा तरीका है, बट इसको बहुत ज्यादा हाई करने से या फिर लोगों को गलत एडवर्टाइज करने से ऐसा नहीं होता है कि ये फास्टर चलेगा। जो रियलिटी वो है। तो स्वैप मेमोरी हमारे हर मॉडर्न लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगी। तो स्वैप क्या है,
वन टाइप ऑफ वर्चुअल मेमोरी। कहां से क्रिएट होगी? हार्ड डिस्क स्पेस से। कितनी साइज चाहिए? तो 12 साइज। और जो आपकी ये रैम होगी ये फुल होती है, इस पे हेवी लोड आता है तो ही ये स्वैप उसको सपोर्ट करती है। अब हमने जब इंस्टॉलेशन किया था ना, हमें पता ही नहीं हमारे पास स्वैप है भी या नहीं, तो देख लेते हैं। आते हमारे कंप्यूटर में फुल स्क्रीन करते हैं और देखना है कि हमारे पास स्वैप है या नहीं। तो स्टार्ट मेन्यू विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे ls bl के HDB है। इसके बाद देखो स्वैप देखने का तरीका ये है, free-m। देखो हमारे पास स्वैप है, कितनी यूज हुई अभी? 0। जब रैम पे लोड बढ़ेगा ना तब डेटा यहाँ पे आना शुरू होगा। मेरी रैम जो है वो इतनी फ्री है, कुछ डेटा वो बता रहा है रैम का बफर कैशे में है, क्योंकि हमने 2 GB रैम दी थी कुछ राउंड फिगर, ये कुछ कम दिखा रहा है। बट स्वैप कितनी होनी चाहिए? यदि रैम 1700 MB है तो स्वैप कितना होना चाहिए था? डबल, है ना? मतलब कितना होना चाहिए था अप्रोक्सीमेटली, तो बताओ। 3.5 नियर अबाउट राउंड फिगर, राइट? तो 3500 के आसपास होना चाहिए था। अब स्वैप हमने क्रिएट की थी क्या? याद करो, इंस्टॉलेशन किया था तब नहीं, हमने कहा था ऑटोमेटिक। फिर जब उसने क्रिएट की थी तो स्वैप 1700 की रैम थी, तो इसको 3500 का क्यों नहीं बनाया? उसने 2000 MB क्यों बना दिया? क्योंकि डबल होना चाहिए था ना। सोचो क्या हुआ होगा। क्योंकि हमने तो देखा एक्सपर्ट सजेस्ट करते इसको डबल बनाओ, इसने क्यों नहीं डबल बनाया फिर? हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी हो सकती थी या हो सकती है इसलिए बनाया। देखो मैं तो कहूंगा आपने इसको इंस्टॉलेशन करने वक्त कितना दिया था? टोटल हार्ड डिस्क 25 GB। और इसको रैम कहाँ से, स्वैप कहाँ से बनानी थी? हार्ड डिस्क स्पेस में से। ओके, और जो 25 दिया था ना वो बहुत ही कम था, मिनिमम कहेंगे, मिनिमम था वो। उसको 100 GB देते ना आप, वो स्वैप को जरूर ज्यादा देता। मतलब आपने दिया ही उतना। अब उसको क्या करना था? 25 GB में से कुछ स्पेस बूट वाले को देना था, कुछ होम वाले को देना था, कुछ स्वैप वाले को देना था, कुछ डेव को देना है, कुछ ETC को देना है, कुछ स्पेस VR को देना है, कुछ स्पेस USR को देना है, ना जाने कितने को। तो फिर स्वैप के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा। ओके, या फिर ऐसे समझो इसको सबको कम कम देना पड़ा होगा। और देने का रीजन क्या था? हमने इसे बहुत कम दिया था। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो? हाँ, क्लियर हो रहा है ना? मतलब कल आपका बर्थडे है, अभी देखो कितने बैच में आपके 50 लोग, अब सब मांग रहे पार्टी, है ना? अब पार्टी के लिए आपको तो जॉब नहीं है, चले गए पापा के पास, पापा बर्थडे है पार्टी के लिए पैसे। अब पापा ने भी कहा ले 50 रुपए ऐश कर। अब मुझे बताओ, आपके फ्रेंड तो सोच रहे थे कल खाना मिलेगा होटल में अच्छे, अब आपके पास मिले 50 रुपीज, क्या करोगे? चॉकलेट, वो भी रुपये वाला। बस आपने इसके साथ यही किया। आपने इसको क्या बोला? इसको दे दिया 25 GB हार्ड डिस्क, 25 GB हार्ड डिस्क बोला कर ले तू पार्टीशन आराम से। अब क्या करेगा बेचारा 25 GB में? उसने भी वही किया, जितना मिनिमम दे सकता था सबको छोटा छोटा दे दिया, तो हो गई स्वैप कम। बट अभी हम समझदार हैं ना, अब बढ़ाएंगे स्वैप को। कितना बढ़ाना चाहिए? नियर अबाउट 1500, राइट? 1500 MB स्वैप को इंक्रीज करेंगे। और देखो ये कितना आसान है। सबसे पहले हार्ड डिस्क है क्या, क्योंकि ये तो बनता हार्ड डिस्क से है। देखो ये क्या है, तो 1500 MB निकाल लेंगे यहां से। देखो अब कैसे, fdisk /dev /hdb प्रिंट कर लो, बन गया? नहीं बना है, सिर्फ शो किया है, कुछ नहीं है यहाँ पे।
न्यू करो प्राइमरी पार्टीशन नंबर फर्स्ट डिफॉल्ट एंटर। अब देखो लास्ट सेक्टर चाहिए तो कितना करने वाले हैं 1500 प्लस भूल गए प्लस करो पहले तो प्लस 1500 M मतलब MB फिर वो मान लेगा वो सेक्टर है वो देखो ना सेक्टर को प्लस नहीं लिखा जाता तो उसे सेक्टर मान लेगा ओके तो देखो कौन सा वो पहले से पार्टीशन उसको कम करने के लिए है वो पहले से है तो चलो फिर से आ जाओ इधर देखेंगे रिसाइज करना भी बाकी है एंटर तो प्रिंट करो बन गया राउंड फिगर कितना बना है 1.5 GB राइट। अब प्रिंट करके देखा हमने तो ये बन गया देखो जब भी रेगुलर पार्टीशन होता है ना उसका आईडी 83 होता है टाइप लिनक्स होता है बट इसे रेगुलर पार्टीशन नहीं बनाना इसे तो स्वैप बनाना है तो फिर इसका टाइप भी क्या चाहिए स्वैप और टाइप चेंज करना है तो पता नहीं क्या होता है एक तो आपको यम बताएगा लेकिन देखिए पता चलता है टाइप चेंज करेंगे तो क्यों ना टी करके देखें हाँ वो बोलता है आपको जो भी टाइप चाहिए उसका हेक्स कोड बताओ और आपको हेक्स कोड पता नहीं है फिर से तो देखो ये बोल रहा है नहीं पता तो ये टाइप कर दो लिस्ट में दिखा दूंगा L फॉर लिस्ट करो कैपिटल L देखो इसके पास इतनी लिस्ट है छोड़ दो यहाँ पे आ जाओ स्वैप है क्या कोई 82 पे है तो लिख दो 82 देखो कह रहा है आपका पार्टीशन टाइप चेंज हो गया पहले लिनक्स हुआ करता था लेकिन अब क्या है लिनक्स स्वैप है सोलारिस सन सोलारिस ने इसे डेवलप किया था प्रिंट करके देखो बन गया क्या सच में हाँ है कर दो सेव अब हमने जो पार्टीशन बनाया वो ये वाला है और इसका आईडी स्वैप रखा है अब इसको हम स्वैप के लिए यूज करने वाले हैं ये शायद ऊपर वाला जो दिख रहा है वो सिस्टम का स्वैप है ओके अब हम यहाँ पे लिखते हैं फाइल सिस्टम कैसे करेंगे देखो आपकी फाइल सिस्टम की कमांड होती है मेक स्वैप कमांड क्या चलानी है mk स्वैप और किस पे तो dev/sdb कौन बनाया हमने 1 देखो वो स्वैप बन गया उसका यूआईडी भी मिला कॉपी कर सकते हैं उसको यूज करना आपको परमानेंट माउंट में तो रखते कॉपी करके तो देखो ये स्वैप बन चुका है बट बाय डिफॉल्ट ना स्वैप ऑफ कंडीशन पे होती है देखो आप pre-yum स्वैप इंक्रीज हुई है क्या नहीं तो स्वैप ऑफ है वो उसको ऑन करो तो कमांड होती है स्वैप ऑन किसे करना है dev/sdb1 को बस अब देखो pre-yum हो गई आपकी स्वैप इंक्रीज तो देखो आज की स्टेप हमने सिर्फ 2 देखी बाकी तो कल का ही चल रहा था पहले एक हमने देखा आईडी चेंज करना टी से फिर आईडी सेट क्या किया 82 और ये 82 करने के बाद 2 कमांड चले पहली तो mk swap और फिर जो भी स्वैप पार्टीशन है उसका नाम दिया और फिर दूसरी चलाई मैंने स्वैप ऑन बट देखो स्वैप इंक्रीज तो हो गई है LSBL के करोगे तो भी आपको पता चल रहा है ये स्वैप के लिए कन्वर्ट हो गई माउंट पॉइंट अपने आप आ गया वो भी क्या आया स्वैप अब परमानेंट कैसे करोगे तो देखो PIM ATC abstract एंड ऑफ द लाइन आ जाओ सबसे एंड पे आते हैं एंटर dev/sdb1 फिर ऊपर वाला देखो स्वैप वाला ही है अब यहाँ पे फाइल सिस्टम को नन लिख सकते हो या फिर बाय डिफॉल्ट स्वैप भी चलता है फाइल सिस्टम टाइप माउंट पॉइंट दोनों भी स्वैप then defaults and 0 space 0 सेट हो गए दोनों मेंटेन कर दो सेव या फिर यहाँ पे यूआईडी भी पेस्ट कर सकते थे वो ऑप्शनल था हम लेके भी आए थे लेकिन डाला नहीं है मैंने एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट हो गया सब कुछ अब ये खुद अपने आप कहीं नहीं जाएगी अब चलो फिर से क्या करते हैं कितनी स्वैप बनी हमारी pre-yum तो जस्ट प्रैक्टिस पर्पस इसको और बढ़ा देते नियर अबाउट 405 के साथ बढ़ाते हैं ना तो राउंड फिगर 4 GB हो जाएगी 4000 MB कहेंगे नॉट ए GB करते हैं ट्राई चलो तो fdisk/dev/ ध्यान देना अब यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ
SDB प्रिंट करो, एक पार्टीशन है न्यू, एंटर एंटर एंटर, प्लस कितना चाहिए 405 MB, बन गया, प्रिंट कर लो। टाइप ही अलग है, चेंज टी फॉर टाइप, 2 नंबर का चेंज करना है, 82 देना है और हो गया सेट। W से राइट, MK स्वैप, मेक स्वैप dev स्लैश SDB2, 1 तो पहले हो चुका ना 2, अब ये बन गया स्वैप, ऑन कर दो, स्वैप ऑन dev स्लैश SDB2, आ जाओ VIM etc fstab और YYP for paste एंड जस्ट यहाँ पे क्या लिखना होगा SDB2, बाकी तो एवरीथिंग सेम है। देखो 30 सेकंड का भी काम नहीं है स्वैप बनाना, देख लो, फ्री हाइपरनियम हो गया, कितना आसान है स्वैप बनाना, कर सकते हो ना ये। अब आपसे कोई पूछे स्वैप क्या होता है तो बताना आना चाहिए, कैसे स्वैप को इंक्रीज करना है वो भी आना चाहिए, कितना होना चाहिए वो भी बताना आना चाहिए, या क्यों होना चाहिए, कहाँ से स्पेस लेता है, ये सब आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रैम होती है 1 GB और इसको बना दोगे 10 GB, कोई फायदा नहीं होता। ओके, अप्रोक्सीमेटली डुअल साइज। चलो अब कम करना है तो क्या है, वही टाइप है, VIM etc fstab, ये हटा दो लास्ट लाइन DD, एक को ही कम करते हैं, फिर यहाँ पे आओगे लिखोगे स्वैप ऑफ dev स्लैश SDB2, ये हो गया ऑफ, और fdisk स्लैश dev स्लैश SDB प्रिंट कर लो, 2 नंबर का पार्टीशन डिलीट, प्रिंट बचा एक ही है, W से सेव और LSBL के, सब खत्म। देखो स्वैप 400 MB कम हो गई होगी, हो गया। तो देखो इतना ही प्रैक्टिकल देखा, बाकी वाला तो कल का ही था, राइट। तो आज घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना तो टारगेट कौन होगा, ये LVM, और ये इतना आसान नहीं है। जिसका पार्टीशन परफेक्ट है ना वो इसे आराम से समझ पाएगा, लेकिन पार्टीशन में ही कंफ्यूज हो तो फिर ये आपको तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। तो अभी आपको स्वैप बनाना और LVM करना परफेक्टली आना चाहिए। चलो रुको, जाने का प्लान है क्या अभी, आज क्या है जल्दी, कितना टाइम हुआ है, 1 बजकर, हाँ 1 ही बजे है, रुको ना फिर, आज सिसे नहीं डाट घर जा सकते हैं ना। हम्म, चलो फिर से यहाँ पे, चलो अगेन सामने ध्यान दो। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट, ओके, और सॉल्व आप करोगे, मुझसे नहीं पूछोगे अभी, जो भी है मैं आपको ट्यूसडे को बताऊंगा। अब रहा 12 नंबर क्वेश्चन, बढ़ा देता हूँ। ओके, सो एक्सटेंड योर सिस्टम स्वैप विथ 750 MB, और मुझे लगता है ये टाइम पास है आपके लिए सेट करना, राइट ना, कर सकते हो एवरीथिंग। चलो अब ये मैं सेव कर देता हूँ और इसे नाम देता हूँ असाइनमेंट 1, और इसे मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ये कर देता हूँ क्लोज। डोंट वरी, नया टॉपिक नहीं देखेंगे, सिर्फ असाइनमेंट में आपको सेंड कर देता हूँ, फिर रुकते हैं। 12 की बैच,
हाँ चलो, तो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट में अपलोड कर दिया हमारी डायरेक्टरी में, जो ड्राइव थी वहाँ पे असाइनमेंट फोल्डर। वैसे मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था, लेकिन वो स्वैप का क्वेश्चन जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अभी परफेक्ट करने हैं। नेक्स्ट वीक में जो एलवीएम और रिसाइज बाकी है, वो 2 टॉपिक हम यहाँ पे पार्टीशन को समझेंगे। तो ट्राई करना ये आपको एवरीथिंग सॉल्व हो जाए। और इस बार क्या करोगे आप, यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग का वीडियो निकाल के लाओगे। और लास्ट टाइम किसी ने कहा था सर वीडियो नहीं निकला, है ना। चलो वो वीडियो का सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि मुझे ये स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी रिकॉर्डिंग खराब होगी।